हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम रीड लेवल फर्स्ट के मैथ के जो है सारे आंसर्स का विद सॉल्यूशन हम आपको आंसर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नहीं देखना, वैसे 91 से स्टार्ट है, पर नंबर नहीं देखना, आपको क्वेश्चन देखना और उसके ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, मैं आपको सोल्व करके बताऊँगा एक एक क्वेश्चन। आपको लिखना है 1 करोड़ 1 लाख 1 हजार 101। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 101, 101। उसके बाद 1000, 1000, ये 1101 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 लाख, यानी कि 10,000 की जगह कुछ नहीं है तो 10,000 का जीरो और 1 लाख। उसके बाद 1 करोड़, यानी कि 10 लाख की जगह कुछ नहीं है और 1 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया 1 करोड़ 1 लाख 1 हजार 101। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा आपका बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसको वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये मैं करके बताऊँ 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ हो गया, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद 1 हजार, ये 1 हजार और 101। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो भी यही संख्या आएगी। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, इसमें बोर्ड मास का आपको यूज करना है। बोर्ड मास पढ़ा हुआ होगा आपने, बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 25 + 12 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 33 ऐसा का ऐसा, -25। अब इसमें सबसे पहले डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा है डी, तो सबसे पहले क्या होगा डिवाइड। तो 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, तो मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। अब उसके बाद डिवाइड के बाद मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे एम है, ये एम है, तो उसके बाद मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँगा तो 25 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 33 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 36 3, ये हो जाएगा 396। ठीक है, तो यहाँ 396 माइनस का 5। अब यहाँ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 396। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 416। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 416 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संख्या में 3 4 5 के स्थानीय मानों को गुणा कीजिए। ठीक है, तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना। 3 देखिए कौन से स्थान पे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठे स्थान पे 3, यानी 3 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 स्थानीय मानों का गुणन करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद 4 कौन से स्थान पे, दहाई के अंक पे है। ठीक है, तो यानी कि 4 के बाद 1 जीरो लगेगा। 5 खुद इकाई के अंक पे है, तो केवल 5 आ जाएगा। इसको गुणा करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ 4×5 = 200 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अब मेरे कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा ये 4×5, ये तो हो जाएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा 200। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, 2 जीरो और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने जीरो हो जाएगी, 2 4 6 7 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर 1.5 मीटर के माप के हैं, बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली ये सवाल क्या कर रहा है कि जैसे कि ये कोई दीवार है। ठीक है, ये कोई दीवार बनाई, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है, सॉरी 20 मीटर,
और इसकी ऊंचाई मान लो 5 मीटर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसे बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, लेकिन इसकी मोटाई भी दे रखी है, लेकिन इसके अंदर ये कह रहा है कि ये इस प्रकार से 2 गेट लगे हुए हैं। ठीक है। 2 गेट की जो लंबाई एंड चौड़ाई है वो 2 मीटर और 1.5 मीटर इसकी भी सेम है, 2 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है। तो यानी कि ये इसकी गेट की तो मोटाई नहीं गिनेंगे अपन, क्योंकि ईंटों के लिए वो केवल एरिया घेरेगा गेट। तो इसकी ये कितना हो जाएगा, 2 × 1.5 3, तो 2 गेट है तो 6 मीटर कम हो गए। और इस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 × 5 कितना हो गया दीवार का क्षेत्रफल, 100 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर की जगह तो गेट आ गए। तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर यानी कि 96 मीटर स्क्वायर की दीवार बची है। ठीक है। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना बचा है जहाँ पे ईंटें लगाने की आवश्यकता है, वो है 96 मीटर स्क्वायर। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। 96 मीटर स्क्वायर की दीवार बची है। अब ये जो 96 मीटर है, ये तो इसका लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल हो गया है, लेकिन दीवार की मोटाई भी है, वो कितनी दे रखी है अपन को, 50 सेमी दीवार की मोटाई दे रखी है। ये हो जाएगी 50 सेमी दीवार की मोटाई हो गई। ये 50 सेमी दीवार की क्या हो गई, मोटाई। ठीक है। तो अब ईंटें लगानी है अपन को। ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 25 × 16 × 10। ये इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। लेकिन चिन्हन में किस में है, मीटर स्क्वायर में, और सब सेमी में है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, और वहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो 2 बार क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अपने 96 आया था, 100 में से अपन ने 6 मीटर स्क्वायर जो दीवारों का निकाल दिया था, 2 दरवाज़ों का निकाल दिया था, तो 96 मीटर स्क्वायर उसका एरिया बचा था। तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 200 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेंगे। इसको अगर मैं काटा पीटी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 25 × 100 हो जाएगा 4 बार, और यहाँ 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 4 को फिर 100 से करूँ तो यहाँ 25 बार चल जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, 25 × 96 × 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11,750, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये तो क्वेश्चन तो सही है, लेकिन 11,750 इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ आ रहा हो और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आगे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे। ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं 1 मिनट इसको सोल्व करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये जो है ओ पी पैरेलल है किसके, आर एस के, और ओ पी क्यू आपको 100 डिग्री गिवन है। ठीक है। ओ पी क्यू कितना गिवन है आपको, 100 डिग्री गिवन है, और क्यू आर एस 140 डिग्री है। तो अपन को ओ क्यू पी, देखो ये एंगल में है ना, हमेशा बीच वाला एंगल यानी कि पूछ रहा है, यानी कि अगर यहाँ ओ पी क्यू 100 डिग्री है तो इसका मतलब है जो पी जो पॉइंट है वो 100 डिग्री है। क्यू आर एस 140 डिग्री है, यानी कि आर जो है वो 140 डिग्री है, जो अपन को डायग्राम में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ओ पी क्यू आर, यानी कि मुझे क्यू निकालना है यहाँ से। ठीक है। तो क्यू निकालने के लिए देखो मुझे क्या करना है। यहाँ पे वैसे आपको आंसर दिख गया, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन तो इसके लिए देखो ये जो है, अब मुझे ये एंगल निकालना है क्यू। तो क्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है। सीधी रेखा एक बढ़ा देता हूँ यहाँ से, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देखो ये है, ये रेखा है, और एक ये रेखा है। ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर रेखाएं, और इन्हें एक रेखा काट रही है ये दोनों को। तो यहाँ पे जो एंगल है ये 140 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 140 डिग्री ये एंगल होगा। ठीक है। और देखो एक जो सरल रेखा होती है उसका कुल एंगल कितना होता है, सरल रेखा का वो होता है 180 डिग्री एंगल होता है सरल रेखा। पूरा तो ये कितना होता है 360। तो एक सरल रेखा की एक तरफ ये जो सरल रेखा है वो होता है 180, और पूरे अपन अगर
बात करें पूरे वृत्त का कोण वो कितना होता है 360 डिग्री। तो एक तरफ हो गया 180, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये अगर 140 है, ये अगर 140 है, तो बाकी का बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का 140, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है वो हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है। उसी तरह इधर का ये कितना है, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 100 डिग्री है। ठीक है। तो ये पूरा कितना होना चाहिए, ये वाला, ये 180, तो 180, और ये अगर इधर वाला 100 है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस का 100 कितना बच गया, ये 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 80 डिग्री। यानी कि अब डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बन गया है। मैं इसको बड़ा बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये क्यू एंगल मुझे निकालना है, और ये मैंने निकाला कि ये कितना है 80 डिग्री, और ये मैंने निकाला ये कितना है आपका, ये है आपका 40 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है। माइनस, तो 180 में से माइनस कर दो, मैं यहाँ स्पेस कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ आ जाए इसलिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 माइनस का 80 प्लस 40, क्योंकि दो एंगल मुझे पता है तो 180 में से उसको माइनस कर दूँ। 180 माइनस 80 प्लस 40 कितने हो गए आपके 120 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बी जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए चिन्हों का प्रयोग 9 संख्या प्रदर्शित करती है वो बताइए। तो वो सी हो जाएगा, देखो इस प्रकार हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, तो 6 7 8 9, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसकी शिक्षा पर व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके शिक्षा पर व्यय बताइए। ठीक है। इसमें पाई चार्ट दिया नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये पाई चार्ट दिया है। ठीक है। तो उसमें कुछ भी मान लो, अपन को औरों से मतलब नहीं है, केवल एक चीज़ दिखाई गई है कि एक त्रिज्यखंड है वो 60 डिग्री का है। ठीक है। एक त्रिज्यखंड 60 डिग्री का है जो कि उसका शिक्षा पर व्यय है। ये व्यय किसका है, उसमें शिक्षा पर व्यय है, वो ये शिक्षा पर व्यय है। ठीक है। तो त्रिज्यखंड इसका टोटल का मान कितना होता है, पूरे का टोटल का मान होता है 360, यानी कि उसकी पूरी तनख्वाह कितनी है 24,000। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 360 डिग्री का यहाँ मतलब है 24,000, यानी कि टोटल वो मंथली कितना कमाता है 24,000 कमाता है। तो टोटल मंथली का चार्ट में कितना बन सकता है 360 डिग्री बन सकता है, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता। तो 360 डिग्री 24,000 के बराबर हुआ। तो यहाँ पे तो मुझे 60 डिग्री निकालना है, तो 60 डिग्री निकालने के लिए क्या हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है। एक का निकालेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया एक का, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 डिग्री का निकल जाएगा। अब इसको आप सिंपली काट सकते हो। क्या, 0 से 0 गया, 6 से 36 को 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 24 को डिवाइड अगर मैं करता हूँ, 6 से 24 को अगर डिवाइड करता हूँ तो 6 गुम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 4 और 3 जीरो हो जाएगा यहाँ पे 4,000। ठीक है। तो उसकी शिक्षा पर व्यय कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। दो अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। ठीक है। अब दो अंकों की अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर देखो क्या होता है। अब दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, जो जिसका अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। ठीक है। तो 10 में तो 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, यानी कि 10 तो नहीं है। उसके बाद आता है 11, 11 में 11 और एक के अलावा किसी का नहीं जाता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो गई आपकी 11। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी दो अंकों की होती है 99, जिसमें बहुत से 3 का जाता है, 3 का जाता है, और 9 का जाता है, 11 का जाता है। ठीक है। बहुत सारी संख्याओं का जाता है, 99 नहीं, 98 में भी 2 का जाता है, वहीं छोड़ दो। 97 में किसी का नहीं जाता। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97, और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 11, और दोनों में अंतर सिंपली माइनस कर दो, कितना हो जाएगा
86 यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। देखो 12 दर्जन पेनों का मूल्य, एक दर्जन में होते हैं 12 पेन। ठीक है, एक डजन में कितने होते हैं 12 पेन, और 12 ऑलरेडी होते हैं एक डजन में, तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 × 12। ठीक है, तो इतने पेनों का मूल्य है 720 रुपये। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, इतने पेन का मूल्य है 720 रुपये। तो एक पेन का मूल्य यहाँ सिंपली कितना हो जाएगा 720 बटा 12 कितने हो जाएंगे 144। तो मुझे कितने पेनों का निकालना है, मुझे 25 पेनों का निकालना है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 25 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर लीजिए इसकी। अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे कटिंग करता हूँ तो 2 7 14, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 2 6 12 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 180, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए 6 6 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 18 30, फिर ये हो जाएगा 6 पंजो 30 यानी कि 5 बच जाएगा, और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, वो हो जाएगा आपका आंसर 125 यानी कि 125 रुपये इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेचती है तो उस वस्तु पर क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, एक वस्तु पर 10% लाभ होता है। ठीक है, अगर 10% लाभ होता है यानी कि 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है तो उस पर कितने 110 रुपये, 110 रुपये में मैंने उसको विक्रय की, जो कि किसके बराबर है 330 के बराबर है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्या निकालना, मुझे क्रय मूल्य निकालना, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सिंपली सोल्व कर लो, तो 11 दिया 33, 30, 30 × 10 कितने हो जाएंगे 300। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, 12 स्टूडेंट है। ठीक है, 7 घंटे तक काम करते हैं, तो 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने स्टूडेंट की आवश्यकता होगी 2, 7 दूने 14 स्टूडेंट की आवश्यकता होगी। करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है 3 1 P 5, 3 का गुणज है यानी कि 3 का पूरा भाग जाता है इसमें, तो P दहाई के अंक पर P का अधिकतम मान कितना होगा। देखो अगर तो 3 का भाजकता का नियम क्या है कि संख्या के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या से विभाजित होगी। तो मैं संख्या को अगर जोड़ता हूँ, P का मुझे नहीं पता कितना मान है। ठीक है, लेकिन 3 + 1 + 5 ये कितना होता है, ये 9 हो रहा है, जो कि 3 से पूरी विभाजित होती है। ठीक है, 3 का पूरा भाग जा रहा है यानी कि ये P को छोड़ दो, अगर P कुछ भी नहीं होना, P हो नहीं तो भी संख्या में पूरा भाग जाएगा। तो P को अधिकतम बनाने के लिए, अब देखो P की जगह अगर मैंने 0 रख दिया तो भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 9 इसका टोटल हो रहा है, 0 जोड़ूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और P की जगह 3 रख दिया तो भी 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा 12, जिसमें 3 का भाग जाएगा। 3 की जगह 6 रख दिया और 9 रख दिया तो भी भाग जाएगा, लेकिन अधिकतम बनाने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा 9। तो P की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 9, तो P की जगह 9 रखूँगा अधिकतम बनाने के लिए। ठीक है, यही आपको पूछ लेता है कि अगर कम से कम क्या रखे कि 3 का गुणज रहे तो कम से कम में क्या आता है, फिर 0 आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक संख्याओं से विभाज्य है। इसको वैसे सिंपली आपको याद करना होता है, ये 2520 है, पर सिंपली अगर आपको नहीं याद है, क्योंकि ये एक विशेष संख्या 1 से 10 की सारी संख्याओं की छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो अगर और संख्याएं आप देखोगे तो ज़्यादातर में क्या होगा 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है,
इस संख्या में भी देखोगे आप 9 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाता है, और इस संख्या में सारी संख्याओं का भाग दे देता है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर एक एक का गुण आपको वो उस तरीके लॉजिक से देख सकते हो, जैसे कि सिंपली जल्दी जल्दी देख सकते हो, जैसे 2520 है, ठीक है, हर संख्या को। इकाई का अंक एक का तो सब में जाता है, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 का देखते हैं अपन, तो 2 इकाई का अंक 0 है, तो यानी कि 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग कब जाता है, अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में बताया था कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित हो तो उसमें 2 का, तो यहाँ अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग 2 5 7 9 हो जाएगा। तो 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 से विभाजित है। 4 का क्या होगा कि अंतिम 2 अंकों में अगर जाता है तो 4 से विभाजित होगा, तो 20 में जाता है तो 4 से विभाजित होगा। 5 का यदि अंतिम अंक 0 और 5 आता है तो 5 से विभाजित होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी अंकों में, पर इसमें 9 का भी जाएगा पूरा पूरा, और संख्याओं में 9 का नहीं जाएगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9,000 रुपये का ऋण 8.5% की दर ब्याज से 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया गया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। इसमें 9,000 रुपये है। अब देखो पहले इसको समय को थोड़ा सा 2 वर्ष 8 माह दिया गया है, ठीक है, 2 ईयर प्लस 8 माह, तो 8 माह है। टोटल कितने होते हैं, महीने 12 होते हैं एक वर्ष में। तो इसको अगर मैं सिंपल करता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12 है, ठीक है, 2/3, तो 2 ईयर है और 2/3, इसको सोल्व करो, 6 6 दूनी 8, ये हो जाएगी आपकी भिन्न हो जाएगी, यानी कि टाइम हो जाएगा आपका 8/3, आपके पास क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो 8/3 अगर आपके पास समय हो गया तो आपको उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन आपके पास 9,000 रुपये, दर आपके पास 8.5%, और समय कितना आया था आपके पास, समय आया था आपके पास 2 इंटू 8/12 था, तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 4, 8/3, 8/3 आपके पास समय आया था। ठीक है, ये 8/3 आपके पास समय आया था बटा 100, ये फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, तो 100 इंटू, इसको अगर दशमलव हटा दूंगा मैं तो नीचे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये संख्या आ गई। अब आप इसको क्या कर लो, सिंपली सोल्व कर लो इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए काटा पीटी करनी है मुझे, तो काटा पीटी कर लेते हैं अपन। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 3 का पूरा पूरा भाग जल जाएगा 3 बार। अब मल्टीप्लाई करो, 85 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2040, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से केवल ब्याज आता है। वो कह रहा है कि कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, तो 2040 तो मेरे पास क्या है ब्याज, और मूलधन मेरे पास कितना है 9,000 रुपये। ठीक है, तो 9,000 रुपये के साथ ब्याज चुकाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी अगर कोई पैसे देता हो तो उसको ब्याज ब्याज दे दो, मूलधन तो देना ही पड़ता है। और इन दोनों का टोटल करेंगे तो 11,040 रुपये, यानी कि आपका आंसर सी क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 सेमी इंटू 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर 4 सेमी की ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये कोई आयताकार पृष्ठ है, ठीक है, इसकी ये है 22 सेमी इसकी लंबाई है, और 4 सेमी क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके एक सिरे को मोड़कर बेलन बनाना है। ठीक है, यानी कि अगर इस सिरे को मैं उठा के, अब आपके सामने हो मैं समझा नहीं सकता, इस सिरे को उठा के मैं इधर लिए हैं, यानी कि कुछ ये आकृति जो है कुछ इस तरीके से बन जाए। इसको अगर खोखले बिल्कुल चिपकाना नहीं है, अगर इस सिरे को उठा के इधर लाऊंगा तो कुछ खोखले तरीके से इस तरह से लाना है, तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये तो आकृति वही रहेगी 4 सेमी, क्योंकि ये थोड़ी बदलेगी। तो इसका वो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 22 इंटू 4 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, यही रहेगा जो इसकी परिमाप है, वही इसका क्या रहेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बाहरी आवरण वो कितना रहेगा, तो 22 इंटू 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में ये है, तो
मुझे क्या ज्ञात करना है, COF ज्ञात करना है, यानी कि ये एंगल ज्ञात करना है मुझे, ये वाला, ये एंगल मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपली, अगर ये देखो, ये एक बड़ा बना देता हूँ मैं, B है, ये E है, ये D है, ये E है और ये O है, ठीक है। ये आपको गिवन है 25 डिग्री और मुझे ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये OE और OF क्या है, इस त्रिज्य खंडों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये जो खंड है इसको समद्विभाजित कर रहे हैं। तो समद्विभाजित अगर कर रहे हैं तो अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 25 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है, ये 25 है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, हाथ से थोड़ा सा लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे मोबाइल से बता रहा हूँ मैं, इस वजह से। चलो मैं दोबारा प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। ये यहाँ से समद्विभाजित कर दिया और ये एंगल गिवन है अपना 25 डिग्री, ठीक है। ये अगर 25 डिग्री गिवन है तो ये भी कितना होगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 25 है तो इधर वाला और ये बराबर, ये 25 25 50 है टोटल, तो ये भी कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये एक सरल रेखा है, ये रेखा जो है सरल रेखा है, चित्र में देख सकते हो आप, ये रेखा एकदम सरल रेखा है, चित्र में नहीं बनी मेरी से। तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है, सरल रेखा का कुल कितना होता है 180 डिग्री, तो 50 अगर ये हो गया तो ये वाला पार्ट आपका कितना होगा, 180 माइनस का 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला भी कितना है, कुल 130 है। अब ये कुल 130 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अपने क्या आ गया कि ये 130 है, ये 130 है, तो ये भी कितना होगा 130। लेकिन ये जो एंगल है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, और समद्विभाजित यानी कि बराबर भागों में कर रहा है। तो एक अगर 130 है बराबर भागों में समद्विभाजित कर रहा है तो कितना आ जाएगा 65। तो यानी कि ये वाला एक एंगल कितना होगा 65, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति के 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखो, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा, भुजा स्क्वायर आपको गिवन है 6400 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो यहाँ से मैं भुजा निकाल सकता हूँ। यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 जीरो का 1 जीरो, 64 का 8, यानी कि 80 वर्ग मीटर इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई आपकी 80 वर्ग मीटर भुजा हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि भुजा हो गई मेरी 80 वर्ग मीटर। तो भुजा अगर मैं ए मान लूँ तो भुजा का मान आ गया 80 वर्ग मीटर मान आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा मैदान की परिमिति के 5 चक्कर लगाने हैं। परिमिति यानी कि परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा को मैंने ए मान लिया यानी कि 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 80, 8 चौक 32, 320 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये तो एक बार हो गया, वो कितने बार चक्कर लगाता है 5 बार चक्कर लगाता है। एक बार का 320 है, तो 320 इंटू 5 बार का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1600 वर्ग मीटर, ठीक है। 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1600 वर्ग मीटर आ गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आयतन की एक टंकी है, उसमें एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से
लगा हुआ है एक नल, तो कितने समय में वो जो है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को देखो, 2 मीटर, आयतन कितना हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 1, यानी कि कितना हो गया 3 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया टंकी का। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो 3 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 3000 लीटर। ठीक है, 3000 लीटर हो गया 3 मीटर। अब 20 लीटर प्रति मिनट, 20 लीटर प्रति मिनट की दर से नल चलाया गया है इस 3000 लीटर की टंकी में, तो कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये 150 मिनट आ गई आपकी। ठीक है, मिनट आ गई आपकी 150 मिनट। तो 150 मिनट में कितने होते हैं, 2 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 घंटे में फिर 60 जोड़ लो 120 मिनट और 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट में कितने हो गए 2 घंटे 30 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 पे 12 के बराबर भिन्न है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है क्या, कि सबसे पहले संख्या कितनी दे रखी है, दशमलव के बाद मुझे 123, बार किस पे नहीं लग रहा, 12 पे। ठीक है, तो बार कितनी संख्या पे लग रहा है, केवल एक संख्या पे लग रहा है, तो उसकी जगह उतने ही 9 लिख देते हैं जितनी संख्या पे बार लग रहा है। ठीक है, और कितनी संख्या पे नहीं लग रहा उतने जीरो लगा देते हैं। तो इसको सिंपली सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 111/900, और 3 से अगर डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 37 और नीचे आ जाएगा 300, तो 37/300 आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। देखो 50 पैसों के 16 सिक्के मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यानी कि 800 पैसे, 800 पैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 800 पैसे का मतलब कितना हो गया 8 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये किसके बराबर होंगे इसमें से, ये बी ऑप्शन देखो, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए 6 रुपये, तो ये हो गए। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ठीक है, 8 सिक्के हैं, तो ये कितने हो गए 200 पैसे, 200 पैसे का मतलब 2 रुपये, 2 रुपये, तो 6 रुपये प्लस 2 रुपये 8 रुपये के बराबर है, तो करेक्ट आंसर बी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम लिखिए। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका बताया था मैंने, सीधे भिन्नों का अनुपात की तुलना करके भी कर सकते हो और एक इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये है 2/7, 3/13 और एक आपका 5/6। ठीक है, तो ऐसे तो पॉइंट पहले शुरू में पॉइंट आ जाएगा, तो इसको तीनों को 0 0 0 लगा दो, यानी कि तीनों को 10 से गुणा कर दिया। अब भाग दे दो सबका। अब अगर मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 7 का भाग दूँ इसको तो लगभग कटता है ये 2.8 बार, पूरा नहीं देना, शुरू में काट के देख लेना। ये कटेगा लगभग 2.3 बार और ये कटेगा लगभग 8.3 बार। अब अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 5/6, उसके बाद 2/7, सबसे बड़ी संख्या 5/6, उसके बाद 2/7 और सबसे छोटी 3/13। ये तो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्नों की तुलना करके भी जो अपने पहले ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है नीट के पेपर से पहले ही, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये इसका मान सोल्व करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व करके चलो मैं बता देता हूँ आपको। माइनस का 1/5/3। ठीक है, अब इस संख्या को तो ये कितनी हो जाएगी, इसको भिन्न में बदल लेंगे, सम्मिश्र संख्या है इसको, तो 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5, माइनस का चिन्ह ऐसे, माइनस का चिन्ह, कोष्टक ऐसा कैसा, सबको भिन्नों में बदल लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 8/3, माइनस का 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौगुना 24, 24 और 5 कितने हो गए 29, 29/6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो,
इसको अगर आप सोल्व करते हो तो माइनस का 8/5, तो ऐसा कैसा माइनस, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6, तो ये 3 दूनी 6, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे -29, ठीक है। इसको सोल्व करोगे अब तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8/5 माइनस ऐसा कैसा, अब ये 16 माइनस का 29 क्या आएगा, माइनस का 13/6 आएगा, और ये बार का माइनस और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो यहाँ 56 माइनस का 48 प्लस 13 65, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये 17/30 प्लस का आएगा, क्योंकि 65 बड़ा है -48 से, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पहली बार आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है तो टाइम लगे, और आपको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है इस वजह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। तो देखो इसका एक तरीका है, एक तरीके देखे ये संख्याएं अपन देखते हैं तो और ज़्यादा इससे बड़ी हो गई, तो इन दोनों संख्याओं में से देखना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में से देखना है, तो आप भाग दे के देखोगे तो 12 का तो 244 में पूरा पूरा बाहर नहीं जा रहा, मतलब 12 दूनी 24 और 4, तो उसमें पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। 4 शेषफल नहीं बच रहा, और 16 का अगर भाग देते हो तो दोनों में 4 शेषफल बच रहा है। अगर कुछ और संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो इसका तरीका कुछ इस तरह से हो रहा है, 4 शेषफल बच रहा है, 244 में से 4 शेषफल बचेगा, यानी कि अगर 240 हो और 200 कितना हो, 52 हो, 240 और 252 में से, सॉरी 252 में से अगर 4 गए तो 248 हो, ठीक है। 240 और 248 हो, तो इनका मैसपा लेना है, इनका जो मैसपा आएगा महत्तम समाप्त वर्तक, तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखो मैं लेके बताता हूँ आपको एक बार, ये 240 है और ये हो जाएगा 2048, क्योंकि 4 तो शेषफल बचेगा, यानी कि इस संख्या में क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या का, तो 244 में कितना आ जाएगा, 244 का गुणनखंड कुछ इस तरीके से आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, हाँ ये हो जाएगा, और इसका आप निकाल के देखना 2 की पावर 11 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप निकालते तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, इसमें भी केवल 2 की पावर 4 तक ही कॉमन आएगा, आगे का कॉमन नहीं आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 16 इज योर करेक्ट आंसर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।